नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ पर संदीप में। यहाँ पर हम 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ये। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप गणित में 25 नंबर ला सकें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपसे ही एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। यदि दो घन को आपस में जोड़ दिया जाए तो नई आकृति क्या बनेगी? इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। अगर नहीं आता है तो इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 8/5, 9/7 और 8/9 इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो हमने इसको पता करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका बताया था आपको। दो को कंपेयर करो। सबसे पहले क्या करो, ये जो नीचे 7 को 8 यानी तिर्यक गुणा करो। 7 8 कितना होता है? 56। 5 9 45। अब बताओ 56 बड़ा है कि 45 बड़ा है? तो 56 बड़ा है, तो यानी ये भिन्न बड़ी है, तो इसको हटा देते हैं। बड़ी पूछ रहा है ना, तो छोटी वाली को हटाओ। अब इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक, इसको काट देते हैं। इन दोनों को कंपेयर करना है। 5 8 कितना होता है? 40। 9 8 72। अब बताओ 72 बड़ा है कि 40? 72 बड़ा है, यानी ये जो भिन्न है 8/5 सबसे बड़ी है। क्लियर हो गई बात? 8/5 भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। x + 1/x = 8। तो x² + 1/x² का मान बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए जब यहाँ पर x + 1/x हो और क्वेश्चन में भी x² + 1/x² पूछे, तो आपको क्या करना, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ जाए, जैसे शुरू के 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाले हो तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो सीधा सीधा इसका आप कर लेना स्क्वायर। 8 8 64 और 64 में 2 घटा देना, 62। यही इसका आंसर होगा। x² + 1/x² का आंसर कितना आएगा? 62। ये एक तरीके से कह सकते हैं ये ट्रिक है। ठीक है। अब लेकिन डीएलएड में अगर लिखित वाला क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो इसको पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो लिख कर यहाँ पर हम बताते हैं। x + 1/x = 8 दे रखा है। ठीक है। अब पूछ रहा है x² + 1/x² का मान बताओ। सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर करने पर, तो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, a + b का होल स्क्वायर है, तो ये है a, तो इसको a² कर लो। इसको हमने b माना है तो b² कर लो, प्लस 2ab होता है ना, 2a रहा ये और b हमने इसको समझा है, बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ x नीचे यहाँ ऊपर है, तो ये दोनों तो कट जाने हैं। बचेगा x² + 1/x² प्लस का 2 बचेगा केवल। ठीक है। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सीधा 2 को बराबर के उस तरफ भेजे दे रहे हैं। तो इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया आप खुद देख सकते हैं। x² + 1/x² = 62। क्लियर हो गई बात? देखो पहले मैंने ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया। सीधा आप क्या करो, जो नंबर दे रखा है इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो। 8 का स्क्वायर किया 64 और 64 में 2 घटा दिया, आंसर आ गया 62। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x² + 9b + bx + 9x इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है तो जो हमें अधिक से अधिक कॉमन मिल सकते हैं उनको एक पास रख लो। x² और bx को एक पास लिख लेते हैं। ठीक। उसी तरह यहाँ पर बचा 9b + 9x एक पास लिख लिया, क्योंकि इसमें 9 कॉमन मिल जाएगा, इसमें x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x² से x कॉमन लिया, बचेगा x। bx में हमने x कॉमन लिया तो बचेगा b। ठीक। इसी तरह यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिल रहा है? 9 कॉमन मिल रहा है, बाहर कर लो। 9b में 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा b। 9x में 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा x। क्लियर? देखो x + b इसमें भी है, x + b इसमें भी है, तो x + b को एक अलग ब्रैकेट में लिख दो
x प्लस 9 को एक अलग ब्रैकेट में लिख लो। तो ये आपके आसानी से क्या हो गए, गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू अपने पुत्र की दुगनी उम्र का है। यदि 3 वर्ष बाद राजू का पुत्र 30 वर्ष का हो जाएगा तो राजू की वर्तमान उम्र बताओ। अब यहाँ पर वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान की उम्र बताने के लिए पहले तो हम राजू के पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लें। पुत्र की वर्तमान आयु, 3 वर्ष बाद राजू का पुत्र 30 वर्ष का हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद 30 का होगा, तो वर्तमान में कितने का होगा, वर्तमान में इस समय 27 का होगा। अब यहाँ पर देखो पहली लाइन क्या कह रही, राजू अपने पुत्र की दुगनी उम्र का है। तो राजू जो है, राजू की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की दुगनी। पुत्र कितना है, 27 का, तो राजू कितने का हो जाएगा, 27 दूना 54 वर्ष का। और यही यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि राजू की वर्तमान आयु कितनी है, तो राजू की वर्तमान आयु निकल के आ गई 54 वर्ष। ठीक है, जैसा प्रश्न की लाइनों में कह रहा है वैसा ही आपको करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -18/21 का गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी कहेगा गुणात्मक प्रतिलोम तो अंश को हर में कर दो, हर को अंश में कर दो। -21/18 ये आपका आंसर आ गया। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, और 1 नंबर के जो लिखित क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर क्या दे रखा है समुच्चय में, उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, एक तो हैं ब्रजेश पाठक, दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य। ठीक, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, यानी ये एकल तो है नहीं, क्योंकि 1 होता तो एकल हो जाता। इसमें शून्य वाला भी नहीं कर सकते, यानी रिक्त समुच्चय भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 दे रखे हैं। यहाँ पर असीमित भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या 2 दे रखी है। ऐसा तो है नहीं कि असीमित हैं उप मुख्यमंत्री, 2 हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय का प्रकार है सीमित समुच्चय। ठीक, तो ये भी आपको समझना आना चाहिए कि किसमें क्या लिखना होगा, सीमित लिखना होगा कि असीमित लिखना होगा। अगर यहाँ पर ये कह दें कि ए बराबर आसमान में तारों की संख्या, अब इसका समुच्चय बताओ तो क्या होगा, तारों की संख्या तो असीमित होती है, गिन तो सकते नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये होगा असीमित समुच्चय। ठीक, तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक दीवार की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है। ये दीवार की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बताई जा रही है। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। अब इस दीवार को बनाने में कितनी ईंट लगेगी, तो दीवार को बनाने में कितनी ईंट लगेगी, तो सबसे पहले तो क्या करो, यहाँ पर हमें 1 मिनट इसको लिख लेते हैं, कितनी ईंट लगेगी, ईंट। ठीक, तो कितनी ईंट लगेगी, तो ऊपर लिखेंगे दीवार का आयतन, नीचे लिखेंगे 1 ईंट का आयतन। ठीक, और आयतन का मतलब ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो लंबाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दीवार की, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर, बटे ईंट का आयतन कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, ये जो दीवार की है लंबाई चौड़ाई ये मीटर में बताई जा रही है, ईंट की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में बताई जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, या तो हम मीटर को सेंटीमीटर चेंज कर लें तो दोनों हमारे पास सेंटीमीटर के आ जाएंगे, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, सेंटीमीटर, यानी जो ईंट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर लें, मीटर में चेंज कर लें, तो दोनों मीटर के हो जाएंगे, दीवार भी मीटर में हो जाएगी और ईंट भी मीटर में आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर हमें ईंट की लंबाई 25 दे रखी है और 25 को हमें मीटर बनाना है, ये सेंटीमीटर है, मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 25/100 यानी 0.25 मीटर आ जाएगा। ये चीज़ तो समझ में आई। अगर 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे।
तो वही यहाँ पर किया गया है। 25 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से हमें भाग देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। यहाँ पर हम सीधा लिख रहे हैं, देखो लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 0.25 मीटर में लिख रहे हैं। इसी तरह चौड़ाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको 0.15 मीटर में लिख रहे हैं। ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 0.20 लिख दो, चाहे 0 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जब ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ेंगे, ये दशमलव हटेगा तो 1 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 5 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 1 लाख का ऊपर गुणा करना पड़ेगा जब हम ये दशमलव हटाएंगे। ये दशमलव और ये दशमलव, इन तीनों को हटाया तो हमें ऊपर 1 लाख का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 5 से इसको काटा 5 25 और ये 5 से काटते हैं 5 दूना 10। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको काटते हैं, ये 12 है ये 15 है, तो 3 से काट लो, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब 2 और 8 को काट लो, 2 चौको 8, तो हमारे पास ऊपर क्या क्या बचा, 2 4 और 4, 4 दूना 8 और 8 चौको 32। फिर से एक बार कर लेते हैं, 4 चौको 16, 16 दूना 32, तो 32 गुणे 1 लाख, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ऊपर लिखा है 32 लाख। नीचे कितना बचा, 5 गुणे 5 और तो कुछ है नहीं, 25 हो गया नीचे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप 32 लाख को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर करीबन आएगा 1,28,000। ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा फिर से एक बार, 1,28,000 ईंट लगेगी इस दीवार को बनाने में। तो इस तरह आपने देखा कि एक दीवार को बनाने में कितनी ईंट लगेगी। हमें दीवार का आयतन पता होना चाहिए और एक ईंट का आयतन पता होना चाहिए। दीवार का आयतन में से एक ईंट का आयतन से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दीवार को बनने में कितनी ईंट लगेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर आपको देखो पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, समय आपको दे रखा है, ठीक है, और 2 गुना दे रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं, मान के चलो कि अगर मूलधन आपका x होगा, ठीक है, तो इसको 2 गुना होने के लिए हमें इतना ही धन और चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर हमारे पास ब्याज भी x आ जाए तब हमारे पास जो फाइनल अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, मूलधन अगर x है, ये कितनी 5 वर्षों में 2 गुना हुआ जा रहा है, तो इसका जो अमाउंट हम कह सकते हैं मिश्र धन, वो 2x होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हम पहले दर निकालेंगे कि आखिर कितनी दर पर 5 वर्ष में धन 2 गुना हो रहा है। तो वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट x और मूलधन कितना x, रेट पता नहीं है, t 5 वर्ष दे रखा है और बटे में 100। ये चीज़ तो आपको समझ में आई ना कि हमने ब्याज को x क्यों लिया। ब्याज को हमने x इसीलिए लिया कि जब मूलधन 2 गुना होगा, 2 गुना का मतलब है मान के चलो 5 है, ठीक है, अब 5 का 2 गुना कितना होता है 10, तो इसमें हमने कितना जोड़ा, 5 में हमने 5 ही तो जोड़ा, यानी इतना ही तो जोड़ा है। चाहे 10 का एग्जाम्पल ले लो, 10 का 2 गुना कब होगा, 20 होगा, जब इसमें 10 में 10 ही जोड़ेंगे। जितना हम ले रहे हैं इतना ही इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्लियर, चलो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई आपके। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आगे इसको हटा देते हैं। हाँ, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। x इधर कट जाएगा, 5 और ये 20 उधर चला जाएगा, यानी r की जो वैल्यू आई 20। यानी अगर 20% के हिसाब से
धन दिया जाएगा किसी को तो वो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब आपको ये याद रखना है, रेट कितना है 20%। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं रेट कितना है 20%, और समय हमें पता नहीं है, समय ही निकालना है। यही तो पूछ रहे कितने वर्ष में धन 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम P यानी मूलधन को मान लेते हैं x। जब P x है तो ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। हमें क्या करना है 3 गुना करना है, 3 गुना करना है, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स, तभी तो ये 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यानी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 1 2 यानी 2x हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी वो हमारा ब्याज होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो ब्याज है वो 2x लेना पड़ेगा। ठीक, तभी हमारा जो मिश्र धन होगा वो 3 गुना होगा। अब हमारे पास सब कुछ है, अब केवल हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। SI बराबर PRT अपॉन 100 वाला फार्मूला लगा लो। SI 2x, P आपका x, R आपका 20 दे रखा है और T हमें निकालना है जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो इसको सॉल्व कर लो, x x कट जाएगा, 20 पंचे 100, ये 5 उठ के उस तरफ जाएगा, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10। T की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 10 वर्ष लगेगा। कोई भी धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 20% की दर से। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा, तो वो 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि पहली कंडीशन से हमने क्या निकाल लिया, पहली कंडीशन से हमने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से हमने रेट निकाला कि आखिर किस रेट पर जो धन है वो 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो हमें रेट पता चल गया 20%। अब उसके बाद हम 20% के हिसाब से ये पता लगा सकते हैं कि वह धन 3 गुना कब हो जाएगा, तो 10 वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, log 8512 = 3। इसको घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप में लिखने के लिए जो नीचे वैल्यू दे रखी है इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, और जो बराबर के दूसरी साइड लिखी है इसको पावर में ले जाते हैं। अब यही आपका घातांकीय रूप है। कभी कभी आपको ये दे देगा और बोलेगा कि इसको लघु गणक के रूप में लिखो, तो लघु गणक के रूप में लिखना है तो इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इधर से भी घातांकीय रूप भी पूछा जा सकता है और लघु गणक का भी रूप पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें 3 तरीके के लगभग क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये हो गया घातांकीय रूप में लिखो, लघु गणक में लिखो, या फिर कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे देगा और 512 लिख देगा और ये बताएगा कि इसमें x की वैल्यू निकालो। तो 512 को पहले आपको 8 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 512 को हम लोग 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 की पावर x, 8 की पावर 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं, और इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियोस में मैंने कराए भी हैं। सारे वीडियोस ध्यान से देखो। अभी हम लोग सरल प्रश्नों को कर रहे हैं, इसके बाद 2-3 दिन बाद हम कठिन प्रश्नों को कराएंगे आपको, और उन वीडियोस को भी आप ध्यान से देखना। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3/2 पावर 2 ब्रैकेट के बाहर -3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक एक चिन्ह का विशेष ख्याल रखना, वरना एक चिन्ह गड़बड़ हुआ पूरा क्वेश्चन गलत। सबसे पहले सबसे अंदर घुस जाओ ब्रैकेट के अंदर, ये देखो यहाँ पर सबसे अंदर है, यहाँ से गए और ये सबसे अंदर, -3/2 इसका होल स्क्वायर करो, -3/2। तो जब माइनस का स्क्वायर करते तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो 3 का स्क्वायर करो 9 और 2 का स्क्वायर करो 4। अब यहाँ पर पावर किस में है, माइनस में है। ये माइनस बाहर पड़ा हुआ है, इसको बाहर ही पड़ा रहने दे, इसको टच नहीं करेंगे। इसको टच करने की लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है ना भी पड़े। देखो ध्यान से, 9/4 की पावर -3, जब -3 होता है तो आपको ये समझना चाहिए हमें पावर का माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, यानी अंश हर में कर दो और हर को अंश में कर दो, 4/9, और ये पावर जो आपकी -3 थी ये प्लस में बदल गई। अब यहाँ पर इसका कर लो, 4 का क्यूब कितना होता है, ये बाहर है, अगर ये अंदर होता तो ये स्क्वायर क्यूब करने में कुछ फ़र्क करता,
लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है, इसीलिए ये कुछ फ़र्क नहीं डाल रहा है पूरे क्वेश्चन पर। 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64, और 9 का क्यूब करेंगे तो आएगा 729। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? -64/729। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक भी चिन्ह में मिस्टेक हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो, यदि दो घन को आपस में जोड़ दिया जाए तो नई आकृति क्या बनेगी? इसको मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, और जिसको ये आता है उसने कमेंट में आंसर भी दे दिया होगा। तो यदि दो घन को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो घनाभ बनेगा। क्लियर हो गई बात? चलो, वीडियो पसंद आया है उम्मीद करता हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें।